हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। और ये वीडियो है क्लास 12th के लिए। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। तो मैं आपको बता दूं, ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट के साथ साथ जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए भी है। और इस वीडियो में मैंने इंग्लिश का जो मटेरियल है वो है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो सारी की सारी हिंदी में है। तो हम शुरू करते हैं इसको। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 6 है, यानी कि आज हम पार्ट 6 को देख रहे हैं। पार्ट 1 से लेकर 5 तक के जो वीडियोस है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका वीडियो अभी साथ साथ चल रहा है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए क्लास 12 की, और क्लास 12 की प्लेलिस्ट में आपको ये इस चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स की 1 से लेकर 5 पार्ट तक की वीडियो मिल जाएगी। आज पार्ट 6 है, जिसमें हम देखने वाले हैं कॉलिजन थ्योरी, आर्हेनियस कंसेप्ट। ओके, दो चीज़ हम देखने वाले हैं, कॉलिजन थ्योरी और आर्हेनियस कंसेप्ट। तो सबसे पहले कॉलिजन थ्योरी की बात करेंगे। तो इसके मेन पोस्टुलेट क्या है? द मेन पोस्टुलेट ऑफ द कॉलिजन थ्योरी आर, जो कॉलिजन थ्योरी के मेन पोस्टुलेट है वो क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू कॉलिजन अमॉन्ग द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। देखिए भाई, कॉलिजन थ्योरी क्या कहती है? कॉलिजन थ्योरी कहती है कि कोई भी रिएक्शन होती है ना, वो मॉलिक्यूल्स के कॉलिजन के कारण होती है। मतलब किसके कारण होती है? कॉलिजन, यानी कॉलिजन मतलब टकराना, उनके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के टकराने के कारण होती है। ठीक है, यानी मान लो एक है रिएक्टेंट ए और एक है रिएक्टेंट बी, और दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं सी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं मान लो इसके मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह है, दूसरे के मॉलिक्यूल्स इस तरह हैं। अब जब ये आपस में टकराएंगे एक दूसरे से, तो ये एक प्रोडक्ट बनाएंगे सी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कॉलिजन थ्योरी में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रिएक्टेंट्स के, वो आपस में टकराते हैं और फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट, दोज कॉलिजन विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इफेक्टिव कॉलिजन। अब देखिए, यहाँ से दो बातें आती हैं। दो बातें ये आती है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूसरा मॉलिक्यूल से टकराएंगे, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से टकराएगा। ठीक है, या फिर एक ही रिएक्टेंट के अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा के न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ बात ये आ रही है कि टकराते तो बहुत सारे हैं, बहुत तरीके से टकराव होता है, लेकिन कुछ ही ऐसे कॉलिजन्स होते हैं, कुछ ही ऐसे टक्करें होती हैं जिनको हम इफेक्टिव कॉलिजन कहते हैं, जिनको हम इफेक्टिव टक्कर कहते हैं, और उसी के कारण प्रोडक्ट बनता है। सो दोज कॉलिजन विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इफेक्टिव कॉलिजन। केवल वही कॉलिजन जिनसे प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स बने, उनको हम कहते हैं इफेक्टिव कॉलिजन्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो होता है एफ इंटू जेड। अब यहाँ जेड क्या है? वेयर जेड इज द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। जेड है कि कॉलिजन कितनी तेजी से हो रहे हैं, कितनी कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी है। एंड एफ क्या है? एफ इज द फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन विच आर इफेक्टिव। एफ वो फ्रैक्शन है कॉलिजन का जो इफेक्टिव है, जो प्रोडक्ट बनाता है। देखिए, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लो कोई दो रिएक्टेंट है ए और बी। अब इनके मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए। ठीक है, और बहुत तरीके से कॉलिजन हुआ, मान लो 4 तरीके से आपस में टकरा सकते हैं। ठीक है, क्रॉस वर्ड्स आप देखें तो 4 तरीके से टकरा सकते हैं, लेकिन उन चारों के चारों से प्रोडक्ट नहीं बन रहा। उन चारों के चारों से प्रोडक्ट नहीं बन रहा, केवल 2 से बन रहा है या केवल 1 से बन रहा है। तो हम केवल एक को कहेंगे कि ये जो एक है, जिसके कारण हमें जो प्रोडक्ट है वो मिला, तो उसको हम कहेंगे इफेक्टिव कॉलिजन। ये बात क्लियर हो गई? यानी कि अगर दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं और उनके कारण जो कॉलिजन इफेक्टिव होगा, जिसके कारण हमें प्रोडक्ट मिलेगा, उसे हम कहेंगे इफेक्टिव कॉलिजन। ठीक है, तो इफेक्टिव कॉलिजन को डिनोट करते हैं एफ से, और जेड क्या है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, की कितनी तेजी से कॉलिजन हो रहे हैं, ये हो जाए रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। भाई ये कौन सी एनर्जी आगे? थ्रेशोल्ड, उसे पढ़ते हैं। It is defined as the minimum amount of energy which must be associated with the molecule so that their mutual effective collision result in product formation। तो ये कह रहे हैं वो मिनिमम अमाउंट एनर्जी की, वो मिनिमम अमाउंट जो मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएट होती है, और ताकि उनके जो म्यूचुअल इफेक्टिव कॉलिजन है वो प्रोडक्ट बना सके। यानी ये वो एनर्जी है, सिंपल वर्ड में, ये वो एनर्जी है जो किसी मॉलिक्यूल्स को चाहिए ही चाहिए कि जो उनका कॉलिजन है वो प्रोडक्ट बना सके। इतनी एनर्जी उनमें होनी चाहिए, उस एनर्जी को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर कॉलिजन में नहीं है, अगर मॉलिक्यूल्स के कॉलिजन में थ्रेशोल्ड एनर्जी अचीव नहीं करते, तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल्स सो देयर इफेक्टिव कॉलिजन रिजल्ट इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट है एक्टिवेशन एनर्जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता दूं। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है?
द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेट एनर्जी। देखिए एक सिंपल सी बात है कि वो मिनिमम एनर्जी की अमाउंट जो किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, यानी कि उससे नीचे अगर है यदि उसके पास एक्टिवेशन एनर्जी ही नहीं है तो वो रिएक्टेंट जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। तो इतनी एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन और यू कैन से टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। In simple word, the energy of activation is defined as the excess energy that reactant molecules acquire to attain the threshold energy in order to form product। यानी एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स एक्वायर करते हैं ताकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को गेन कर सकें, थ्रेशोल्ड एनर्जी को अटेन कर सकें और फिर प्रोडक्ट बना सकें। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ से समझो, इसके लिए ग्राफ से आपको समझाता हूँ। सपोज ये समझिए, ये जो है ये लाइन है हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी की लाइन। किसकी लाइन? थ्रेशोल्ड एनर्जी की लाइन। यानी इसके नीचे अगर कोई रिएक्टेंट है, इसके नीचे अगर रिएक्टेंट की एनर्जी है तो प्रोडक्ट बनाएगी नहीं। अब मान लो एक रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो यहाँ पर है, ठीक है, रिएक्टेंट एनर्जी जो है वो यहाँ पर है। अब इसको यहाँ तक बढ़ाना है, इसको यहाँ तक बढ़ाना है। जब ये एनर्जी यहाँ तक चली जाएगी इस पॉइंट तक, तभी ये प्रोडक्ट बना सकती है। अब यहाँ पर इसकी एनर्जी है और यहाँ जाने पर ये प्रोडक्ट बनाएगी, मतलब इतना इसमें गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी वही है, वो एनर्जी जो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दे, जो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दे, वही एक्टिवेशन एनर्जी है। यानी वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी रिएक्टेंट को जो उसके थ्रेशोल्ड एनर्जी तक, उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुँचा दे, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। Beside energy, the reactant molecule must have proper orientation for effective collision to form product। अभी कहते हैं कि इन एनर्जी के अलावा, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी के अलावा एक चीज़ और भी जरूरी होती है कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग। एक चीज़ और भी थ्योरी होती है जो प्रोडक्ट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है प्रॉपर ओरिएंटेशन। कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए ताकि वो क्या बना सके, ताकि वो प्रोडक्ट बना सके। ओके, सपोज देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। मान लो हम एक रिएक्शन देखते हैं H2 प्लस I2 और इसमें हमारा बनता है 2HI। इसको समझिएगा फिफ्थ पॉइंट को। हम ये कहते हैं जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, ठीक है, और आयोडीन के मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से हैं। ये दोनों आपस में टकराए और इन्होंने क्या बना लिया? 2HI बना लिया। इस तरह से बन गया इजीली, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये तो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। लेकिन अब क्या होगा अगर ये मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से हों और आयोडीन के मॉलिक्यूल्स भी इस तरह से हों, तो ये इस तरह से कनेक्ट होंगे कुछ इस तरह से, और ये HI प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बनेगा क्योंकि ये इफेक्टिव कॉलिजन नहीं है। ये कैसा कॉलिजन है? ये इफेक्टिव कॉलिजन तो बिल्कुल नहीं है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। और यहाँ केवल एक H और एक I से कनेक्ट हुआ। अगर मॉलिक्यूल्स के तौर पे देखो तो एक H एक आयोडीन से कनेक्ट हो रहा है, तो ये इफेक्टिव कॉलिजन नहीं है क्योंकि प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जरूरी है कॉलिजन थ्योरी में कि रिएक्टेंट अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन में है तो ही वो प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो तीन चीज़ें रिक्वायर्ड हो गई, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी, दूसरी एक्टिवेशन एनर्जी जो रिएक्टेंट की एनर्जी है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाएगी, वो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी, और तीसरी चीज़ है प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। So now, according to the collision theory, rate of reaction depends upon the collision frequency and effective collision। We know that collision theory का जो rate of reaction होता है वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है। अभी पहले बताया था, अब फिर बता रहा हूँ। एक तो collision frequency Z और दूसरा होता है effective collision। यानी जितने collision हुए हैं उनमें वो collision जो प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हें कहते हैं effective collision। तो दो चीज़ पर डिपेंड है, collision frequency and effective collision पे। तो हम रेट लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल ZAB e⁻⁻ A अपॉन RT। तो यहाँ जाता है K इज इक्वल ZAB e⁻⁻ अपॉन RT। यहाँ ZAB क्या है? यह है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट्स A एंड B। अगर एक रिएक्टेंट A और B है, मतलब A और B दो रिएक्टेंट है, तो उनकी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी अगर Z है तो वो लिखा जाएगा ZAB, और e⁻⁻ अपॉन RT है द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन EA। यानी ये कह रहे हैं वो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का, वो हिस्सा है मॉलिक्यूल्स का, वो पार्ट है मॉलिक्यूल्स का जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है या फिर उससे ज़्यादा है, यानी कि वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं ये इफेक्टिव कॉलिजन है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी, अनदर फैक्टर P विच इज स्टेरिक फैक्टर रेफर्स टू द ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स दैट कंट्रीब्यूट्स टू द इफेक्टिव कॉलिजन। अब हमने बताया कि
कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए केवल एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी ही रिक्वायर्ड नहीं होती, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी जरूरी होता है। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए इन्होंने एक फैक्टर रखा है पी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्टेरिक फैक्टर। तो हमारी अब जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा के इज इक्वल पी इंटू जेड ए वी ई टू द पावर माइनस ई ए आर टी, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पी क्या है, पी है स्टेरिक फैक्टर, जेड ए बी क्या है कोलिजन फ्रीक्वेंसी और ई क्या है इफेक्टिव कोलिजन्स, ओके, पार्ट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन और यू कैन से अ फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, ठीक। ये थी कोलिजन थ्योरी से रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला। अब हम पढ़ते हैं आर्हेनियस इक्वेशन क्या है। Arrhenius equation give a mathematical relation between rate constant and activation energy. The relation is called Arrhenius equation. अभी कह रहे हैं Arrhenius equation है रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच का एक रिलेशन, ठीक है, यानी एक इक्वेशन जो हमें बताती है कि रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच क्या रिलेशन है, कैसे वो आपस में कनेक्टेड है। तो ये होती है के इज इक्वल ए ई टू द पावर माइनस ई ए आर टी। यहाँ के क्या है, के है रेट कांस्टेंट, ए है आर्हेनियस कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी वेक्टर, ठीक है। यहाँ ए क्या है, ए है आर्हेनियस कांस्टेंट या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर या यू कैन से कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ओके। ई ए क्या है, ई है एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम इसका, ये तो हमारी इक्वेशन आ गई सिंपली, लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करें तो पावर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम कर रहे हैं लॉग कर रहे हैं दोनों साइड। तो लॉग के हो जाएगा लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ये आ जाएगा। ये आने के बाद अगर हम इफ़ K1 एंड K2 आर द रेट कांस्टेंट, अब एक रिएक्शन है जिसका पहले K1 था बाद में K2 हो गया और एक टेम्परेचर है T2 और T1 रिस्पेक्टिवली, देन तब रिएक्शन क्या होगी, तब रिएक्शन होगी log K2 अपॉन K1 इज इक्वल माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 माइनस T2। ये रिएक्शन आ जाएगी आपकी आर्हेनियस इक्वेशन की, जिसके कारण आप अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रेट कांस्टेंट रख के उसकी रिएक्शन के रेट को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन। अब चलते हैं आगे, इन्फ्लुएंस ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, कि भाई कैटलिस्ट का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम देखने वाले कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसमें मैं आपको कैटलिस्ट के बारे में बताऊंगा, फिर उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। सो कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। तो कैटलिस्ट हैं क्या भाई, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, चाहे तो बढ़ा दें चाहे घटा दें, प्रभावित करते हैं विदाउट बीइंग कंज्यूम, और खुद से कंज्यूम नहीं होते, यानी रिएक्शन में बाद में हमें एज इट इज मिल जाते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं होता, बस वो रिएक्शन के रेट को या तो घटा देते हैं बढ़ा देते हैं, कुल मिला के इन्फ्लुएंस कर देते हैं, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन द वट एवर द कैटलिस्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कह रहे हैं जो कैटलिस्ट होते हैं वो रेट को घटा भी सकते हैं, रिएक्शन के रेट को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, डिपेंड करता है कि जो कैटलिस्ट है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव कैटलिस्ट है। अब दोनों का इफेक्ट मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कैटलिस्ट की, क्योंकि कैटलिस्ट जो है हमने अभी नहीं पढ़ा है, वो हमारे पार्ट 5 में आएगा पूरे डिटेल में। तो फिलहाल एक शॉर्ट में पढ़ लेते हैं भाई कैटलिस्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या उसकी खास बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, कोई भी कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, यानी कि रिएक्शन के बीच में वर्क करेगा, रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करेगा। यानी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो पुराने फैक्टर हैं, चाहे वो हीट से हो चाहे वो ऑटोमेटिक हो यानी स्पॉन्टेनियस हो, वही रिक्वायर्ड होंगे। कैटलिस्ट रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता, स्टार्ट नहीं करता। डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कैटलिस्ट होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता, ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल रहता है, कैटलिस्ट के कारण चेंज नहीं होता। थर्ड, कैटलाइसिस बोथ फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन। अब क्यों नहीं होता, क्योंकि कैटलाइज जो होता है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वली इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। वो क्या करता है, दोनों रिएक्शन को इक्वली इन्फ्लुएंस करता है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन को भी और बैकवर्ड रिएक्शन को, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता। फोर्थ पॉइंट, रिएक्शन स्पेसिफिक, जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, यानी एक कैटलिस्ट एक रिएक्शन पे काम कर सकता है, ठीक है, बाकी रिएक्शन पे काम नहीं करता। तो ये भी खास बात है कैटलिस्ट की कि वो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। अभी कहते हैं कैटलिस्ट की एक छोटी सी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट्स की अमाउंट को कैटलाइज कर सकती है, यानी कैटलिस्ट जो रिक्वायर्ड होते हैं बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये हमने पढ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। आगे बढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट। भाई पॉजिटिव कैटलिस्ट कैसे इफेक्ट करते हैं रिएक्शन के रेट को। सबसे पहले क्या करते हैं, लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं, कम कर देते हैं। यानी कि मान लो मैं आपको समझाऊं, इसमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी है, ये तो थ्रेशोल्ड एनर्जी की लाइन है,
ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी मान लो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे, यानी कि इस एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे। तो ये और जल्दी से जो रिएक्शन का रेट है वो बढ़ जाता है। So the rate of reaction increase as large number of molecules can cross over the energy barrier। अब क्या होता है, जब थ्रेशोल्ड एनर्जी भी नीचे आ गई, एक्टिवेशन एनर्जी को भी घटा दिया, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी नीचे आ गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्यों जो होते हैं वो इस जो लाइन है, ये वाली लाइन है, इसको पार कर जाते हैं, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है। तो फिर से बताता हूँ, इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, और फिर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा इंक्रीज। इफेक्ट ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट, अब नेगेटिव कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी को और बढ़ा देते हैं, मतलब कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अब ज़्यादा और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी एक्टिवेशन एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। दस द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज, उसके कारण क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है, एज सम एक्टिव मॉलिक्यूल्स बिकम इनएक्टिव। अब क्या होता है, कुछ एक्टिव जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इनएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुँच ही नहीं पाते, एनर्जी बैरियर को पार ही नहीं कर पाते, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है। ये होता है नेगेटिव कैटलिस्ट का इफेक्ट। तो इसी के साथ जो मेरा ये चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, ये कंप्लीट होता है, ये इसका लास्ट पार्ट था। फिर से बता दो, लास्ट पार्ट ये कंप्लीट हो गया, और पार्ट 1 से लेकर 5 तक की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली मैं जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास कैसे होती हैं, तो अब जो व्हाट्सएप कोड आ रहा है इसको स्कैन कीजिए, ठीक है, और वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी जब आप मुझे मैसेज करेंगे। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय।